रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। महान गजलकार दुष्यंत कुमार जी की ये गजल। और आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ हमारी मुलाकात, जिन्होंने अपने लक्ष्य पर एक पत्थर बहुत ही तबीयत से उछाला और उसे हासिल किया है। नमस्कार, मेरा नाम है नहार सिंह और आज विचार मंच रेवाड़ी के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्री रामोतार यादव जी एकलव्य। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। रामोतार यादव एकलव्य जी, विचार मंच रेवाड़ी के श्रोताओं की ओर से, विचार मंच रेवाड़ी के दर्शकों की ओर से मैं आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। रामोतार यादव एकलव्य जी, आप ग्रामीण अंचल के एक छोटे से गांव चंदपुरा से निकलकर आपने चंडीगढ़ के कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक का सफर बखूबी तय किया है। आपकी जो कहानी है, आपका जो सफर है, वो प्रेरणादायी है। आपका व्यक्तित्व भी प्रेरणादायी है। एडिशनल डायरेक्टर के पद तक आप पहुंचे, जो बहुत से युवाओं का एक स्वप्न हो सकता है। तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि सर, कैसे चंदपुरा गांव का एक बच्चा अपनी मेहनत के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर चंडीगढ़ तक का सफर तय करता है। आपने बहुत ठीक कहा कि ऋग्वेद की ऋचा है कि उद्यमम साहसम धैर्यम जी बुद्धि शक्ति पराक्रम। जी। जहाँ व्यक्ति के पास 6 गुण होंगे, वो कहीं ना कहीं एक मुकाम को जरूर जो है हासिल करता है। और उनमें तारतम्यता हो, गंभीरता हो और बड़े धैर्य के साथ में अगर कोई अपने मुकाम की तरफ बढ़ता है तो समस्त बाधाएं भी उसका रास्ता रोकने के लिए मजबूर नहीं होती, बल्कि रास्ता साफ करती हैं जी। तो उसी तरह से जो है, मैं तो महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव चंदपुरा जी, वहाँ से जो है प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में जी। और वहाँ शिक्षा में क्योंकि मेधावी रहे थे जी, तो मेधावी छात्र होने की वजह से 5वीं में गांव के स्कूल में प्रथम, और फिर गोकुलपुर हाई स्कूल से 10वीं तक का काम किया। और वहाँ जिस तरह से मुझे तो बहुत ही सौभाग्य से प्राइमरी शिक्षा में ही ऐसे शिक्षकगण मिले जिनका कोई आज जवाब नहीं है। बेहतरीन लाजवाब टीचर का सानिध्य मिला और उनमें मेरे 5वीं तक के एक शिक्षक थे, वो जो है आज नहीं है इस दुनिया में। और उन्होंने जिस तरह से मेरे को तराशा, सभी को तराशते थे वो जी। आज वर्तमान में जो है मेरे 5वीं तक के शिक्षक जो जिंदा हैं, वो जो है आज भी 80 वर्ष के हो चुके हैं, वो अभी हैं। श्री कृष्ण जी जो गुड़गांव जिले के अंदर जो है आज भी रहते हैं। तो उन सब का ये शुरुआत का पौधारोपण जो है उनकी तरफ से हुआ था जी। फिर प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल में भी अच्छे टीचर मिले, श्री हरिराम जी जैसे, और रेवाड़ी के एक बहुत ही जो है सधे हुए टीचर थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे। गोकुलपुर हाई स्कूल में बंसीलाइजेशन में बदली हुआ था उनका, सैनी साहब बहुत गजब के लाजवाब टीचर।
फिर 10वीं में भी श्री दयाराम जी लाजवाब मैथमेटिक्स के टीचर, और फिर एक हेडमास्टर जो है केदारनाथ शर्मा, इंग्लिश में वो मुंबई की दुनिया से आया था, इतना इंग्लिश पढ़ाता था। तो तभी हमने सोचा कि एमए इंग्लिश ज़रूर करके देखेंगे। उनकी फोनेटिक्स और बोलने का स्टाइल 10वीं में बॉम्बे के हीरो से उनका जो है वो तुलना होती थी। तो फिर ये छोटा सा ये सफर आपका शुरू हो गया। हाँ शुरू हुआ। फिर चंडीगढ़ चंडीगढ़ पहुंचने से पहले तो हम 5 तरह की नौकरी करके आए। जी। प्रारंभिक मैंने फिर ग्रेजुएशन किया नारनौल कॉलेज से। बीच में ही मेरा एक ये हाथ जो है एक्सीडेंट में जो है दुर्घटनाग्रस्त में हो गया था, फिर भी परवाह नहीं की और नारनौल कॉलेज से ग्रेजुएशन, बहुत ही अच्छा कॉलेज था। प्रिंसिपल ओपी गुप्ता जैसे महान मैथमेटिशियन और विद्वान थे, जिनकी बेटी अनुराधा गुप्ता आईएएस भी थी, वो हमारी शिक्षिका होती थी। तो फिर और जो है 4 चांद लग गए कि भाई एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टॉप पर जो है श्रीमती अनुराधा गुप्ता जो आईएएस बनी हुई इसी कॉलेज से, वो हमारी अंग्रेजी की प्रोफेसर होती थी। आपने अपनी पहली एमए अंग्रेजी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जाना हुआ और वहाँ से हमने विश्व के जो श्रेष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर और वाइस चांसलर जैसे लोगों से मुलाकात होकर के जीवन ही बदल गया। जी। वहाँ से फिर एमए इंग्लिश करने के बाद डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रेवाल, श्री जो है भीम सिंह मलिक जो वाइस चांसलर भी थे, आज भी मेरे टीचर हैं, 85 वर्ष के हो रहे हैं, और डॉक्टर आरएस सिंह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गौतम जैसे मेरे को फोनेटिशियन और टीचर मिले, भाषाविद ऐसे मिले कि जिनका आज भी हिंदुस्तान में कोई मेल नहीं है। वहाँ फिर यात्रा शुरू हो गई। फिर मैं एमफिल करने पंजाब यूनिवर्सिटी में चला गया। जी। मैंने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में फिर मैंने एमफिल किया। उसके बाद में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन आतंकवाद में मैंने रेगुलर वहीं छात्रावास में रहकर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने पत्रकारिता की डिग्री ले ली। उसके बाद उसके तुरंत बाद में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में लग गए। जी। पर क्योंकि उस टाइम पर यूजीसी के नियम कुछ डिफरेंट थे और मुझे हरियाणा में एचसीएस की तैयारी करने के लिए मैं पंजाब में ज्वाइन तो कर गया जी, पर मैं 5 महीने बाद ही मेरा मन विछट गया और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने रिजाइन भेज दिया जी। और मैं फिर अपने यहाँ आकर के एचसीएस की तैयारी में जुट गया। तभी अचानक जो है 91 को स्कूल लेक्चरर का नोता आ गया जी, अंग्रेजी में जी। नौकरी पीछे पीछे थी और शिक्षा आगे आगे थी। कई लोग कहते हैं कि आप नौकरी नहीं मिलता है, हमारी तो नौकरी पीछे पीछे रही है। आप स्कूल कैडर में लेक्चरर हो गए, स्कूल कैडर, कॉलेज छोड़ के स्कूल कैडर में आ गया, लेक्चरर हो गए। और इन बिटवीन मैंने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में पत्रकारिता का भी कार्य शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार पत्र से भी आप मैं बिल्कुल जुड़ नहीं गया, वहीं से प्रोबेशन करके आया जी। रात्रि कार्यक्रम मेरा पूरा जो है, दिन में पढ़ाना फरीदाबाद और इवनिंग में पूरा दिन जो है रात्रि तक मेरे को पत्रकारिता में काम करना। वहाँ से मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर अभी और भी है, देखते रहिए आज तक, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, वहाँ पत्रकारिता का पूरा प्रोबेशन का कोर्स पूरा करके और बारीकियाँ जो सर ने सिखाई। दिल्ली में आईटीओ के ऊपर जो है नवभारत टाइम्स में मैं काम करता था, वो बारीकियाँ मैंने 2 साल तक सीखी और इन बिटवीन फिर मैं 98 के बैच में एचसीएस में क्वालिफाई कर गया जी। फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा, मेरे को 0 अंक इंटरव्यू में मिलते थे। ये बहुत आप ये देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। हाँ, साक्षात्कार प्योर जो हरियाणा में एचसीएस का मतलब होता था हरियाणा करप्शन सर्विसेज। जी जी। जो बोली लगाता था चौटाला के राज में
ये सत्यता है कि वहां साक्षात्कार के नंबर बिकते थे, वहां कॉपियों में भी गड़बड़ हुआ करती थी। आपको साक्षात्कार में शून्य नंबर 3 मिले। बार जो है मेरे को जो है शून्य नंबर दे करके आउट कर देते थे। जी फिर मैंने जो है कहा भाई ये तो बहुत गलत है। जी। और एक बार तो मेरे को वैसे ही जो है मेरे अंक बहुत ज़्यादा थे, और वो क्या पलटी का खेल होता था, वो खेल खेल करके मुझे साक्षात्कार से आउट कर दिया। अंततः आप फिर मैं चयनित हुए। चौथी बार फिर बैठा, जी फिर मुझे जो है 2000 के बैच में मैं ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत अफसर, ये +2 का मैं लेक्चरर तो परमानेंट हो गया था, तो मैं जो है ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर, ये जो सत्ता का सबसे नीचे का पायदान होता है उसको वहाँ देखना से। चाहता था जी। कि नीचे क्या होता है। फिर आपकी पदोन्नति फिर हुई? नहीं, मैं पदोन्नति नहीं हुई, मैं लगातार 3 साल तक ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर पर 7 बदली हो गई। और मैंने 3 कहा साल में 7 हाँ, 3 साल में 7 बार बदली कर दी। जी। इसके आदरणीय उपरांत? चौटाला साहब का राज था। जी और मैं रेवाड़ी से जो है कभी जुलाना, कभी सोनीपत, कभी खोड़ेट रेवाड़ी, कभी बावड़। इसके और उपरांत? फिर मैं फिर बैठ गया HCS की परीक्षा में। जी फिर जो है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर की एक जनरल में पोस्ट थी। जी। वीडियो में BC के पहले नंबर पे था। अच्छा। इसके एक वीडियो में मेरे ही मित्र थे, वो बैकवर्ड में BC नंबर 2 थे, सरदार गगनदीप सिंह, HCS अभी बने हुए हैं। आप एडिशनल डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई से अंत सेवानिवृत्त हाँ, हुए। मैं फिर जो है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर 2004 में फिर HCS में आ गया। जी। DFSC लगा, 7-8 बार जो है सस्पेंशन। आपकी हाँ, सेवा सस्पेंस। अवधि कितनी रही? सेवा अवधि मेरी तो, मैंने तो 33 साल की पूरी नौकरी की है, पेंशनेबल। 33 साल की सेवा अवधि में आपके ट्रांसफर कितने हुए? ट्रांसफर तो देखो, शिक्षा जगत में तो ट्रांसफर हुआ नहीं ज्यादा, जी। 4-5 बार ही आप हुआ। प्रशासनिक सेवा के प्रशासनिक सेवा में 7 बार तो BDO में हुआ, जी। 3 साल में और 7 बार। 28 बार जो है DFSC में 16 साल की सर्विस में, 16 साल की सर्विस में 28 बार ट्रांसफर हुए यानी मेरे। कि और 2 बार सस्पेंशन भी हुआ, 3 बार सस्पेंशन हुआ। 1 साल में 2 बार से अधिक ट्रांसफर हाँ जी, और 3 बार सस्पेंशन हुआ। ये किस बात का इनाम था? ये नाम था कि जहां आदरणीय मंत्री साहिबान अपनी बात मनवाते थे, वो बात उनकी अगर जायज नहीं होती थी तो मैं उसका विरोध कर देता। फलस्वरूप आपको और तो चारा नहीं था, आपका ट्रांसफर कर दिया जाता। ट्रांसफर या सस्पेंशन। बड़ा एक दुखद विषय है। हाँ, बड़ा दुखद विषय है। आप आज भी बिना थके, बिना रुके अध्ययनरत हैं। 21 विषयों में आप स्नातकोत्तर हैं। 6 विषयों में आप नेट, JRF और एलिजिबल फॉर PhD, एलिजिबल फॉर PhD किया हुआ है। 106 आपके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। हाँ, इतने हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में। और मुझे जो है पर्यावरण जो है पुरुष पर्यावरण अवार्ड मिला है 2024 का। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक अवार्ड मिला है मुझे जी 2014 में, और मानद उपाधि भी दी है भारत सरकार ने। मानद उपाधि दी है भारत सरकार ने। ये हमारा कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है, वहां से बिल्कुल जो है। अध्ययन के प्रति आपकी इस कदर दीवानगी लाखों करोड़ों में किसी एक को होती है, तो आपकी अध्ययन के प्रति जो ये दीवानगी है, इसका क्या कारण है? प्राय बच्चे एक स्नातकोत्तर करते हैं, 2 करते हैं, फिर वो अध्ययन से दूर हटते चले जाते हैं। अब तो आसान हो गया है, लगन सी लग गई है, क्योंकि ये जो समय है बड़ा अनमोल है जी। और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें राजनीति में कोई स्थान नहीं रह गया है। जी।
तो ये मजबूरी लगाइए कि और कहीं हमको कहीं स्पेस नहीं है। कोई आज किसी को स्पेस देख के राजी नहीं है। लोग एन केन प्रकारेण छल कपट झूठ धूर्तता से पदों को कब्जाते हैं, चाटुकारिता से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, संघर्षशील और उद्यमिता मेहनत का कोई जो है मोल नहीं है। तो हमने कहा कि अपनी पढ़ाई में ही आगे चलो। और सब तरह से ध्यान को एकत्रित करके आपने सारा ध्यान अपने अध्ययन पर केंद्रित कर दिया। हाँ, नहीं सामाजिक, क्योंकि मैं आजकल पिछले 31 साल से संपादक चल रहा हूं जी। और बड़ा गौर का विषय है कि मैं यादव कुलदीपिका दिल्ली से जी राष्ट्रीय स्तर की 31 साल से जो पत्रिका मंथली है जी, उसके आप संपादक, उसमें मैं जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन सबको आप उठाते हाँ, मैं उसमें संपादक की भूमिका में हूं आज। जी जी। तो वो काम भी मुझे साथ साथ देखना पड़ता है। तो आप अगर जमाने की राह के साथ नहीं पढ़ोगे, जी नहीं सीखोगे कुछ नई चीजें। तो मैंने तो एमए इंग्लिश कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किया था, जी फिर हैदराबाद से दूसरी एमफिल करके आया, जी फिर लिंग्विस्टिक्स। तो भाषा की जो जितनी भी अटखेलियां होती हैं जी और जितनी भी जो है ऊंचे नीचे रास्ते हैं भाषा के, जी उनको पकड़ना, फिर बारीकियों को सीखना। फिर हमने कहा कि नेट करते हैं, चलो जी। फिर नेट जेआरएफ करना। 6 विषयों में। हाँ, मेरा लेटेस्ट जो नेट हुआ है वो 84.4% टाइल से हुआ है, जो मेरे हिसाब से हरियाणा में तो मैं नंबर 1 पे हूँ, और यूजीसी में इंडिया में मेरे हिसाब से मेरा 11वां-12वां नंबर इस है। पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि पर व्यक्तिगत यात्रा है ये। नहीं, ये आप की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि से इस क्षेत्र के या जहां भी आप जाएंगे वहां हजारों हजारों बच्चे प्रभावित होंगे और प्रेरित होंगे, दोनों बातें होंगी। मैं हरियाणा के ऑलमोस्ट 22 जिलों में नौकरी करके आया हूं जी। कि बदली मेरे लिए एक मतलब ऐसा वरदान था जी, उत्सव था जी कि मैं जाता, चलो भाई बदली के सरसा कर दो, हिसार कर दो, झज्जर कर दो, फरीदाबाद कर दो, जिले से नीचे रहना नहीं है। प्रमोशन तुम जब करोगे जब बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मुझे तो कोर्टों में जा जा करके ये आप लड़ाई लड़नी आज पड़ती भी एक विद्यार्थी हैं। किस स्नातकोत्तर के लिए अब भी आप अध्ययनरत हैं? अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में मैंने जारी रखा हुआ है। अभी स्टूडेंट हूँ जी। और ऑनलाइन कोर्स है इग्नू का। जी, इग्नू के विद्यार्थी हैं आप। आज मैं इग्नू का ऑनलाइन विद्यार्थी हूँ और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम टीचिंग भी करता हूँ। मास्टर ऑफ सोशल वर्क डिपार्टमेंट में सख्त जरूरत थी जी। और मैं हरियाणा में अकेला ही एलिजिबल जो है टीचर था साक्षात्कार के समय में, और कोई एलिजिबल नहीं था पूरे हरियाणा में। तो मान्यवर वाइस चांसलर साहब ने अपने जो है उनके पास 68 साल तक 3 साल का अवसर देने का उनके पास प्रावधान भी है और उनकी ताकत है जी। तो आदरणीय मिगरानी जी ने कहा कि आइए जी और आप ज्वाइन करिए। तो हमने जो है सर को सहर्ष जो है ज्वाइन किया। और बच्चों के पहले मैंने यहीं से गोल्ड मेडल मास्टर सोशल वर्क्स में नेट और गोल्ड मेडल से ही लिया ना, अपने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आईजी यहीं का स्टूडेंट था सोशल वर्क का। आईजीयू मीरपुर। हाँ, 74% मेरी एमएसडब्ल्यू थी जी। और नेट जेआरएफ और एलिजिबल फॉर पीएचडी हूँ। जी। तो इन्होंने जो है एक मेरी तो 65 साल हो चुकी है जी। तो यूजीसी में 3 साल का प्रोविजन है, 68 साल तक पढ़ा सकते हैं, अब 70 साल तक हो गया जी। तो ये भी एक तमन्ना थी। एक निर्भीक भाव से पढ़ाता हूँ जी, आदरणीय भाव से पढ़ाता हूँ। बच्चा लोगों को हिंदी में पढ़ाता हूँ। मुझे हिंदी में भी मैंने एमए और नेट जेआरएफ पीएचडी के लिए एलिजिबल किया हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट जेआरएफ है, बड़े पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ है। बड़े सौभाग्यशाली होंगे वो विद्यार्थी
जो आपके सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे पूरी हैं। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में मैंने, ये मेरा छठा वर्ष है। आपका व्यक्तित्व वास्तव में अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। मैं आपके शब्दों को किस तरह से साकार करूं वो तो मुझे अभी, जी, परंतु बच्चे जरूर जो है विश्वविद्यालय में शिक्षकगण भी मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। आप इवन प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर ये कहते ये हैं आपकी कि मेहनत आइए का- आइए, आप- कोई बात नहीं, आप विद्यार्थी हो फिर भी हमारे विश्वविद्यालय की एक धरोहर हो। तो वो अब तो मुझे IGU मीरपुर में आप हाँ 6 साल से सेवारत हैं। हमें सेवा। आप सेवारत जी। आप राम अवतार यादव से राम अवतार यादव एकलव्य हो गए, यानी कि आपने अपना तखल्लुस एकलव्य रख लिया। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि कैसे राम अवतार यादव एकलव्य हुए। सामाजिक व्यवस्था में जिस तरह का ताना बाना है, मैं जीवन में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हूं तो स्वामी दयानंद से, जी स्वामी विवेकानंद से जी और ज्योतिबा फुले जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी ये महान हस्तियां मेरे को बहुत ज्यादा बार बार उद्वेलित करती हैं जी कि ये समाज का जो ढांचा है इसमें भेदभाव, एकाधिकार, कहीं तो मतलब जो है पूरा पूरा मीडिया जो है मात्र 12 से 15% लोगों ने कब्जा किया पूरे देश के मीडिया में। जी तो अब्राहम लिंकन का चिंतन, डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन, ज्योतिबा फुले का चिंतन, सावित्रीबाई फुले का चिंतन जी और विवेकानंद का चिंतन आदमी को कहीं ना कहीं कचोटता है कि ये बराबरी का समाज कब आएगा, इक्विटेबल सोसाइटी कब आएगी, इक्वल सोसाइटी नहीं इक्विटेबल भी कब आएगी, जी बराबर की भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सबको हिस्सा मिलना चाहिए सत्ता के गलियारों में। जी जी तो मैंने एकलव्य जो व्यवस्था से प्रताड़ित था, महाभारत हाँ महाभारत में जो जिस तरह एकलव्य से का प्रसंग उसकी है। योग्यता को काटने के लिए अंगूठा मांगना और अंगूठा काटना एक प्रतीकात्मक वहां रेफरेंस है। आप तो आज समाज में लाखों लाखों एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है सदियों से, जी और लोग जो है आत्मा को मार करके बैठे हुए हैं। तो सामाजिक बुराइयों के प्रति आप खुले मन से बात करें, जी कोई लाग लपेट या कोई किसी तरह का आपके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। जी मैं द्रोणाचार्य की विद्या का प्रतीकात्मक विरोध करने के लिए एकलव्य नाम अपनाया मैंने। जी जी बहुत ही कि आपने कितने और एकलव्य होंगे जो अपना अंगूठा देते इस रहे हैं व्यवस्था में। इस व्यवस्था जी। में, और ये लाखों साल पुरानी व्यवस्था है, इसको ब्राह्मणिकल व्यवस्था कहते हैं। अर्थात आप कब तक एकलव्य का अंगूठा लेते रहेंगे? लेते रहे। जी जी आप एक अच्छे साहित्यकार हैं। ये पुस्तक है अहिरवाल विविध विश्लेषण, ये आपने लिखी है, और इसमें सबसे बड़ी बात, आपने इस पूरे क्षेत्र का राजनीतिक ताना बाना, गुड़गांवा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इसका लगभग संपूर्ण राजनीतिक इतिहास और इस पूरे क्षेत्र का सामाजिक ताना बाना, इसका विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया है। यहाँ की राजनीति को जो समझना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अहिरवाल के राजनीतिक विश्लेषण के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो यहाँ की राजनीति किस प्रकार से आगे बढ़ी है, क्या इस राजनीति में कमियां रही, यहाँ का इलाका क्यों पिछड़ा, और दूसरा यहाँ की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से, ये सारा विश्लेषण अहिरवाल विविध विश्लेषण नामक इस पुस्तक में एकलव्य जी ने किया है। तो एकलव्य जी इसमें बहुत गहराई से राजनीतिक विश्लेषण किया गया है।
इतना सारा ज्ञान इस क्षेत्र के बारे में आपने कहां कहां से प्राप्त किया, कहां से तथ्य जुटाए? देखो, इस पुस्तक की प्रेरणा मुझे आदरणीय बाबू जगजीत सिंह जी, जी। डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड, जी और प्रोफेसर RS यादव, जी ये दो धुरी हैं। जी उन्होंने मेरे को पिछले 40 साल से तराश रखा है। जी और जैसे डॉक्टर SS यादव और हमारी बहन जो वाइस चांसलर सुषमा यादव, जी और बहुत सारे जो है डॉक्टर जोगिंदर सिंह, जी आदरणीय KC यादव साहब के साथ संपर्क में रहना पड़ा सर्विस में। जी इन इतिहासकारों ने, और मेरे को एक विशेष प्रभाव मिला, मेरे जो है छोटे भाई, वो डीन भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर उमेद सिंह चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आज वो डीन डायरेक्टर हैं। उनके चिंतन से मैंने कहा कि भाई कुछ अहिरवाल के लिए लिखा जाए। तो ये मेरा 40 साल की जो तपस्या थी, पत्रकारिता में मैं लिखता था, तो मैंने सतवीर नाडिया जी से बात की और 2-4 और विद्वानों से पूछा, तो उन्होंने कहा कलमबद्ध कर दो। फिर मैंने अपने ही प्रकाशन से ISBN नंबर लेकर के दिल्ली की यादव कुलदीपिका प्रकाशन से मैंने अपना इसको अपने पैसे लगा करके, इसको प्रकाशित और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तावेज है, जी मैंने 4 लाख रुपए लगा करके छपवा ली प्रतियां, और मैं विद्वानों को देता हूं केवल। इसमें आपने तक्षशिला, जी मैं उसी पर आ रहा हूं। इसमें अहिरवाल की तक्षशिला नाम से 5 लेख आपने लिखे हैं। हाँ जी, तो थोड़ा बताएंगे अरे कि ये अहिरवाल की तक्षशिला है क्या? बिल्कुल। देखिए, अहिरवाल की तक्षशिला अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। जी रेवाड़ी बिल्कुल लंदन है, अहिरवाल की लंदन है, पहले भी था, और रेवाड़ी के जो गर्भ में बहुत सारी जो है गहराई में बातें छुपी हुई तथ्य, जी उनको उजागर करना। जी शिक्षा के प्रणेता अहिरवाल के शिक्षा के जो पुंज थे, जी वो प्रकाश पुंज, वो जो है वो कहाँ है? जी जिन्होंने अहिरवाल के अंदर एक अहिर कॉलेज की 1945 में नींव रखी, वो प्रकाश पुंज की खोज होनी चाहिए सभी को। वो जो है अहिरवाल की तक्षशिला में इलाके के जो हजारों महापुरुषों ने, मैंने बाय नेम दिया है, जी शिक्षा की अलख बेदाग जो है जलाई, जी तो वो सभी जो चितेरे हैं, जी रोशनी के दिए हैं, जी उन जलते हुए, माना कि आफताब नहीं हूं मैं, पर किसी जलते हुए दीपक से कम नहीं हूं मैं। जी उनका वर्णन इस तक्षशिला में किया गया है कि इस मतलब अहिरवाल को रोशनी से चमकाने वाले वो महापुरुष घर घर में, हर एक गांव में राष्ट्रीय अवार्डी हैं, RS यादव जी, मुस्सेपुर वाले, और तरह तरह के विद्वान, हेडमास्टर हरि सिंह जी कमाली, जी उनके पास उनका मैंने नाम सुना है। जाए करके, उनके पास मैंने जा करके उनसे बातें मैंने, पूछी। हमारे गुरुजी हैं संत जी, हाँ। उनका पॉडकास्ट किया था, और उस पॉडकास्ट में संत जी ने भी हेडमास्टर साहब मैं के खुद बारे में- व्यक्तिगत जो है आदरणीय प्रिंसिपल लाल सिंह जी को लेकर के मैं उनके गुरु के पास गया। हरि सिंह जी जब 100 साल के थे, जब उनसे मैं सारी हेडमास्टर बातें साहब का बहुत मान और सम्मान है। हमारे हेडमास्टर रेवाड़ी में एक बहुत ही हस्ती हुए जय सिंह जी, जी अभी चले गए, जी उनको भी रेवाड़ी का खजाना था ज्ञान का। उनसे लेकर के मैंने अहिरवाल की तक्षशिला के, और अहिरवाल में किस तरह से रिश्तों का जकड़ जाल, मकड़ जाल किस तरह काम करता है, आम आदमी की पकड़ से रिश्ते नाते किस तरह बाहर होते जा रहे हैं। साहब, आप भी तो अहिरवाल के शिक्षा के क्षेत्र में चमकते हुए सूर्य हैं। आपने भी नहीं। जो इतनी मेहनत की है। मैंने कहा अभी, मैं तो खुले तौर पर अनिल प्रधान जी को भी कहता हूं कि माना कि आफताब नहीं है हम, जी पर किसी जलते हुए दीपक से कम नहीं है। बहुत शानदार, सूरज बनने की तमन्ना नहीं है, खूब।
अहिरवाल में अच्छे अच्छे सूरज हुए हैं। ये आपका बड़प्पन है। हाँ, अहिरवाल में जिन बुराइयों को हमें त्यागना चाहिए, जी दहेज को त्यागना बहुत जरूरी। जी जी प्रिंसिपल लाल सिंह ठोठवाल से जो है, उन्होंने कहा कि हम 1 रुपए में ही रिश्ता करते हैं। जी तो हमने कहा साहब हम 1 रुपए में ही स्वीकार है। जी। और मेरी 4 बेटियां थी चंदपुरा में, उनका भी 1 रुपए में रिश्ता किया। और ये मैडम प्रोफेसर है, MSc आपने MPhil अपने पुत्र PhD। का भी दहेज रहित, हाँ, पुत्र की भी दहेज रहित बिल्कुल, शादी पुत्र है। की और हमारी पुत्र वधू है, उनसे 1 रुपए में। 1 रुपए में। क्योंकि ये सौदा बेचने का नहीं है, रिश्ते कभी बेचने और खरीदने की चीज खरीदे नहीं जाते। बहुत ही और कहते थे ना कि शादी अब इबारत बन गई है, इबादत बन गई है, शादी अब जो है मोल तोल की चीज बन गई है। उससे बचना चाहिए आदमी को। और दुख है कि पढ़े लिखे लोग रिश्तों को, मैं बाबूजी को कहता था, बाबूजी रिश्ता, शादी एक सौदा बन गया और त्योहार व्यापार बन चुके हैं। जी जी। तो कैसे इस दुनियादारी में पार पड़ेगी? तो हम सब मननशील, चिंतनशील, जी अच्छे लोग, जी कार्ल मार्क्स कहता था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट शैकल्स ऑफ स्लेवरी। ए दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें दास्ता की बेड़ियां तोड़ने की जरूरत है। तो अहिरवाल के लोगों इकट्ठे हो जाओ अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जी। तो ये अहिरवाल में जो समस्त बुराइयां हैं उनको तोड़ने की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने तो अपना नाम एकलव रख लिया बाबूजी। सर, आपने जो ज्ञान हासिल किया है, जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन के आधार पर आप जो आज का हमारा युवा है, जो भविष्य है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपका कहना वाजिब है कि युवा देश की रीढ़ है और उसको जरूर जो है अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की जरूरत है। जी। अब चारों तरफ आप देख ही रहे हैं, युवा जो है नशे में चूर है। गांव में सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं, रिश्ते ताने बाने जो सारे चकनाचूर हो रहे हैं। तो उनको मेरे हिसाब से शिक्षा जगत की जरूरत है कि ये देश का अहिरवाल का शिक्षक वर्ग आगे आए और अगुवा बन करके युवाओं को रास्ता दिखाएं और वो समस्त बुराइयों को त्यागने की जरूरत है।